लोगों का थोड़ा सा रुचि आ जाए, हमारी यही कोशिश रहेगी। तो हमारा जो इससे पहले हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक है, मतलब इसमें हमें 2025 में माइक्रोस्कोपिक जो क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनर्जी कॉन्फिगरेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें हमें तीन जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे, भौतिक शास्त्री, जिनको नोबेल प्राइज मिला है। तो इससे पहले हम देखते हैं नोबेल प्राइज के बारे में क्या होता है ये। मतलब ये वर्ल्ड का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्राइज होता है जो उन व्यक्तियों को दिया जाता है या उन संगठनों को जो मानव कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य करते हैं, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत है नोबेल अल्फ्रेड ने, मतलब उनकी वसीयत में लिखा था। जो अल्फ्रेड जो नोबेल थे वो स्वीडन के केमिस्ट और साइंटिस्ट थे, इन्वेंटर थे और बिजनेसमैन थे। और इन्होंने अपने पहले जो है ये जो नोबेल प्राइज है 1901 में दिया गया। तो उस समय जो है सबसे पहले 5 कैटेगरीज में दिया जाता था नोबेल प्राइज। तो इसके बाद जो सन 1968 में जो है 1968 में एक और कैटेगरीज में ऐड किया गया इकोनॉमिक्स। तो 5 जो कैटेगरीज है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस और इकोनॉमिक्स, इन 6 जो कैटेगरीज है ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। और सबसे पहले जो है इंडिया में जो फिजिक्स में सबसे पहले जो नोबेल प्राइज के जो विनर थे वो थे, किसी को पता है कौन थे? फिजिक्स में जो है सबसे पहले नोबेल प्राइज को मिला था सीवी रमन। कौन थे? सीवी रमन। और किस बेस पे मिला था, कौन से इन्वेंशन किए थे? हाँ, डबल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इससे रिलेट है। और जो है लिटरेचर में जो मतलब इंडिया के सबसे फर्स्ट जो वुमेन थे जिनको जो है नोबेल प्राइज मिला था, कौन थे? इनको आइडिया है? मतलब पीस में जो मिला था वो थे कौन? मदर टेरेसा। और जो लिटरेचर में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर। तो अब हमारे जो है जो 2025 में फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज मिला था उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है 2025 में। पहले है जॉन लर्क। उनका जन्म 10 फरवरी 1942 में हुआ था इन न्यूजीलैंड में। वो अपनी पढ़ाई कैलिफोर्निया के मुल्की में करे थे। और दूसरे हैं मैशल एच डिगॉट और वो उनका जन्म 5 मार्च 1953 में करे थे और वो अपनी पढ़ाई येल यूनिवर्सिटी में करे थे। और तीसरे हैं जॉन एम मैर्टेनियस और उनका जन्म 1 जनवरी 1958 में हुआ था और वो अपनी पढ़ाई सेंटा बारबरा में करे थे। इसके बाद आप लोग इसमें देखे होंगे एक चीज वर्ड आया क्वांटम फिजिक्स। जो इन्वेंशन हुआ है वो क्वांटम फिजिक्स पे बेस है। तो क्वांटम फिजिक्स क्या होता है, ये कहाँ से हुआ? तो क्वांटम फिजिक्स जो है सबसे फिजिक्स का सबसे पुरानी जो शाखा है, मतलब ओल्डेस्ट ब्रांच है फिजिक्स का, मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, क्लासिकल एंड क्वांटम। तो इसके बारे में दोनों में क्लासिकल और क्वांटम इन दोनों में डिफरेंस बताने के लिए बैठू हो। फिजिक्स का सबसे ओल्ड ब्रांच जो है मैकेनिक्स है, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। पहला क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में। क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन्स व्हाट रियल लाइफ में हम जो देखते हैं उसको एक्सप्लेन करता है। और जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है वो छोटे छोटे मैक्रो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके बारे में बताता है, जैसे एटम्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए और फोटॉन्स हो गए। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो इसका नेचर होता है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है बस।
और जो क्वांटम मैकेनिक्स का नेचर होता है ड्वेल होता है, वो वेव की तरफ भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरफ भी। क्लासिकल मैकेनिक्स होता है वो हम अपने एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, और जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है वो बस कंप्यूटर, एमआरआई और लेजर्स पे यूज होता है। और जो ये इन्वेंशन है 2025 का, वो क्लासिकल मैकेनिक्स के रिप्लेसमेंट में है। अब हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। इसके बारे में हम लोग पहले यह देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग होता क्या है। माइक्रोस्कोपिक टनलिंग वो होता है जो यह होता है जो एनर्जी को एनर्जी बैरियर में पास करा सके, जो पास करा सके, चाहे उसका ऑब्जेक्ट का लो एनर्जी ही ना क्यों ना हो। इसमें हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में ये देखते हैं कि जब ये बाल है, बाल का क्या है काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल बैरियर के पोटेंशियल एनर्जी से हाई होगा, तभी ये क्या है बैरियर को क्रॉस करेगा। और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होगा, इसका बॉल का काइनेटिक एनर्जी बैरियर के पोटेंशियल एनर्जी से कम ही मतलब वो क्या है टनल बनाते हुए उसको क्रॉस कर जाएगा। अब देखते हैं हम लोग एनर्जी क्वांटिफिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी क्वांटिफिकेशन। तो क्वांटिफिकेशन ऑफ एनर्जी क्या है, कोई बताएगा? एनर्जी क्वांटिफिकेशन मतलब एनर्जी का ऑब्जर्वेशन या फिर इमिशन होता है। ऑब्जर्वेशन मतलब उत्सर्जन या फिर अवशोषण, उत्सर्जन या फिर अवशोषण एनर्जी। ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी है उसकी इंटेंसिटी जब इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो उसमें जो एनर्जी होता है वो जो है स्टेप बाय स्टेप होता है, मतलब कि एक छोटे छोटे पैकेटों के रूप में क्वांटिटीज होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग इमेज देख रहे होंगे, तो यहाँ पे एक व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, सीढ़ियों पर चल रहा है। तो यहाँ पे इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ये स्टेप वाइज होगा, मतलब एक क्वांटम के रूप में होगा। क्वांटम मतलब छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होगा, मतलब ये कंटिन्यूअसली ना होगा, कंटिन्यूअसली ना होकर मतलब सतत ना होकर क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट होगा, मतलब असतत होगा। इसमें जो पोटेंशियल मतलब क्वांटम फिजिक्स के थ्रू एनर्जी का जो मतलब ऑब्जर्वेशन और इमेशन ये बता रहा है कि जो एनर्जी जो है एक स्तर से दूसरे स्तर में जो ट्रांसफर है वो एक छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, क्वांटम के रूप में, जिसे क्वांटम कहा जाता है, मतलब फोटॉन के रूप में। और ये जो हमारा नोबेल प्राइज मिला है, इसमें ये चीज है कि ये जो पॉसिबल मतलब माइक्रो क्वांटम जो फिजिक्स होता है वो माइक्रो पार्टिकल्स के लिए होता है। लेकिन इसके इन्वेंशन के बाद ये हो गया कि जो क्वांटम फिजिक्स है ये मैक्रो जो स्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब बड़े स्तर के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पर भी हम क्वांटम इफेक्ट देख सकते हैं। तो ये इन्वेंशन वही बता रहा है कि हम केवल माइक्रो जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गया, फोटॉन्स हो गया, इसमें ही हम जो है फिजिक्स का जो पार्ट है क्वांटम इसके इफेक्ट नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा जो क्लासिकल है वो बड़े पैमाने में करता था, लेकिन ये जो क्वांटम है ये यही बता रहा है कि एनर्जी क्वांटिफिकेशन जो है एक पैकेटों के रूप में होता है। मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो स्टेप बाय स्टेप मतलब छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होगा। जैसे सेकंड वाला, इसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो है एक सतत रूप में मतलब कंटिन्यूअसली होता है। जो इसमें एनर्जी का जो ट्रांसफर एक स्तर से दूसरे स्तर मतलब एक पैकेट के रूप में होना चाहिए। ये किसमें होता है, ये मतलब कंटिन्यूअसली हो जाता है, सतत एक साथ हो जाता है, मतलब इक्वली हो जाता है। जबकि इसलिए जो एनर्जी क्वांटिफिकेशन ये भी बताता है कि हमारा जो एनर्जी है मतलब स्टेप बाय स्टेप होगा। इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे नियॉन साइन बोर्ड्स, बहुत सारे शॉप में देखे होंगे आप लोग, ऐसे साइन के बोर्ड्स रहते हैं अलग अलग कलर के। तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, तो वो क्या
एमिट करता है और वही लाइट हमको कलर्स के फॉर्म में मिलते हैं। और कलर्ड फ्लेम्स, जैसे आप लोग केमिस्ट्री में भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जैसे सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब को जब जलाते हैं तो वो अलग अलग फ्लेम देता है, ऐसा या नहीं? तो भाई उसको हम लोग किस में यूज कर सकते हैं? पटाखे वगैरह में यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर एलईडी लाइट, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्वांटाइज्ड एनर्जी बैंड में ही क्या करता है, मूवमेंट करता है, इसीलिए एलईडी लाइट्स प्रोड्यूस होता है। फिर लेजर लाइट, इसमें क्या होता है, एक ही एनर्जी लेवल में रह के वो लाइट प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या रहती है, सिंगल रहती है। और नेक्स्ट है आपका क्वांटम टनल का एग्जांपल। इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे आपका फोन हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, ट्रांजिस्टर्स हो गए, टनल डायोड हो गए, ये सब में क्या होता है, क्वांटम टनलिंग होता है, तब जाके ही ये सब वर्क करते हैं, ठीक है। और सन जो रहता है हमको सनलाइट देती है, ठीक है। तो कोई बता सकता है कि सन के अंदर कौन सा प्रोसीजर या प्रोसेस होता है जिसकी वजह से सनलाइट प्रोड्यूस होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, नहीं सुने आप लोग? हाँ, तो सन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो क्वांटम टनलिंग की वजह से ही होता है, तब जाके जो सन रहता है वो लाइट प्रोड्यूस करता है। ये जो नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में, जो ये वाला इन्वेंशन हुआ है माइक्रोस्कोपिक, मतलब जो बड़े स्तर पर करने के लिए क्वांटम जो इफेक्ट है इसके स्तर पर डिपेंड है। मतलब इससे ये हुआ कि फ्यूचर में अगर हमें एडवांस टेक्नोलॉजीज हो गया या सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, इसको और भी विकास में, मतलब विकास इसको और भी एडवांस बनाने के लिए जो है इस कॉन्सेप्ट का मतलब इस इन्वेंशन किया गया। मतलब आगे जो है फ्यूचर में हमें, जैसे पहले क्या होता है, जो क्लासिकल इफेक्ट है वो कंप्यूटर में केवल कंप्यूटर जो है तो ही मतलब कि बाइनरी लैंग्वेज से चलता था, 0 या फिर 1 लेता था। लेकिन इसके क्वांटम इफेक्ट इसके कारण जो है अब एडवांस जो कंप्यूटिंग बनेगा, मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग जो बनेगा, कंप्यूटर जो बनेगा आगे, तो उसमें क्या होगा, ये 0 और 1 दोनों को साथ में लेकर चलेगा। मतलब इसमें जो सुपर कंडक्टिंग सर्किट जो बनता है वो कंप्यूटर के बीच जो चिप लगा होता है उसमें स्पीड और बढ़ाता है। मतलब क्वांटम इफेक्ट यही बताता है कि जो अगर कंप्यूटर कोई अभी कंप्यूटर एडवांस और बनाना है तो उसके बीच जो चिप लगा रहेगा उसमें स्पीड और बढ़ाने के लिए इस सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक सर्किट का इन्वेंशन किया गया। इसके बाद इसके बारे में और भी बताने के लिए मैं मुफ्ती सर को इन्वाइट करूंगी। सर, तो आप सब लोग क्लास 11 वाले हैं, 11 वाले हैं। तो हम आज जिस क्वांटम टनलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आज ही 2025 में ही आ गए क्वांटम। आपको याद होगा, आपको पढ़े हुए क्लास 11 में क्वांटम जो है सबसे पहले जो यूज हुआ था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े हो आप लोग? पढ़े हो? तो दिमाग में आता है क्वांटम होता क्या है। आज जिसको 2025 में नोबेल प्राइज मिला था, आज ही मिल गया क्या, उसकी शुरुआत होती है 1890 में। कहाँ से? और एक प्रॉब्लम था फिजिक्स में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या क्लास 11 का जरूर पढ़ोगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, और ये जिसका मैं नाम ले रहा हूँ उसका केमिस्ट्री में भी लोग जानते हैं, उसका नाम है मैक्स प्लैंक। सुने हो नाम? वही से क्वांटम सबका यूज है। क्वांटम का मतलब था क्वांटिटी ऑफ द एनर्जी, क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी जब हम चीजों को बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखते हैं, जैसे हमारा फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का 2 नजरिया देखने का। एक हमारा डेली लाइफ जिसमें हम देख रहे हैं जा रहा है, ट्रेन जा रही है, क्लासिकल फिजिक्स। और क्लासिकल फिजिक्स में चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम है उसका नाम है न्यूटन लॉ, राइट। और पढ़ते की बेसिक चीज है क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब ये हुआ कि जो ओल्ड फिजिक्स है, जो बड़ी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करता है। लेकिन जब जिसका मैं नाम ले रहा हूँ मैक्स प्लैंक, जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया गया तो उससे क्लासिकल फिजिक्स से नहीं किया जाता। तब मैक्स प्लैंक ने सबसे पहले E बराबर hν एक फार्मूला दिया। सुने, वही से स्टार्ट होती है क्वांटम की, जो आज 2025 में। इसके पहले भी नोबेल प्राइज कई लोगों को मिला फिजिक्स में, है ना। भारत में सीवी रमन को मिला 1928,
और 28 फरवरी को मेरे ख्याल से साइंस डे को सेलिब्रेट करते हैं भारत में, याद है आपको? तो अभी जो क्वांटम टनलिंग का जो मतलब है उसको आपको बताना चाहूँगा। क्वांटम का मतलब है कि चीज़ों को माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखना, यानी एटॉमिक लेवल में। तो जो चीज़ें अपने एटॉमिक लेवल में होती है तो वैसे काम नहीं करती जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे डेली लाइफ में मुझे मालूम कि मैं इधर जाऊँगा, गाड़ी की स्पीड इतनी है, उसका पोजीशन क्या है, मैं सब बता सकता हूँ। लेकिन क्वांटम लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर चीज़ों को बताना बहुत ही कठिन है। अगर एक चीज़ को बताओगे दूसरा अनसर्टेन हो जाएगा। तो वही क्वांटम टनलिंग का मतलब होता है कि डेली लाइफ में अगर मैं किसी दीवार में अगर बॉल मारकर वो बॉल दीवार को क्रॉस करके जा सकती है, जाएगी क्या? उसके बाद की सफिशिएंट एनर्जी नहीं कि उसको क्रॉस कर लें। एक क्वांटम लेवल पर ऐसा हो सकता है कि उस इलेक्ट्रॉन के पास उस पोटेंशियल बैरियर से भी कम एनर्जी हो, लेकिन उसको टनल कर सकता है। और इसके ऊपर सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था 1973 में। तो सुपर कंडक्टिंग के बीच में इंसुलेटर लगाकर उसको टनलिंग कर दिया गया। तो टनलिंग का मतलब होता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल में एटम टनलिंग कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न है कि ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर आपने क्लास 12 को पढ़ा होगा, तो सभी पढ़ते हैं बेसिक चीज़ है। क्योंकि आने वाला जो एज है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एज में हम लोग थे, अब हम लोग क्वांटम एज में, क्वांटम कंप्यूटर, हर चीज जो है क्वांटम लेवल पर स्टडी की जाएगी। और क्वांटम लेवल पर चीजों का बिहेवियर एकदम अलग होता है। उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस की जरूरत पड़ती है ना। और उसके लिए सबसे पहला नाम मैक्स प्लैंक, हाइजेनबर्ग, पाउली, ये तमाम लोग बड़े बड़े जो 1990 1890 से लेकर 1950 का जो दशक था उसको बोलते गोल्डन एरा ऑफ द साइंस। अल्बर्ट आइंस्टीन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेजर, तमाम चीजें वहीं पर हुई। उसके डेवलपमेंट होने से अदर जो ब्रांचेस हैं, इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बहुत डेवलपमेंट हुआ। इससे फेस को हम लोग बेस साइंस को, तो हम जिस क्वांटम टनलिंग के बारे में पूछ रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब जिसको हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स से डील करते हैं, न्यूटन की गति समझ लीजिए। तो बेसिकली क्या है, अगर किसी पार्टिकल के पास इसके हाइट से कम एनर्जी, इसके पास जो एनर्जी हाइट, जैसे मुझे पहाड़ पे चढ़ना है, मेरी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैं चढ़ नहीं पाऊंगा, नीचे आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ वेव के फॉर्म में भी होता है, जिसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेव। तो इस बात की कुछ प्रोबेबिलिटी है कि ये इसका पोटेंशियल बैरियर बहुत कम है, ये इसके पास एनर्जी इससे कम है, लेकिन इस बात की कुछ प्रोबेबिलिटी है कि कुछ कम इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप टनल कर सकते हैं। तो ये इसलिए संभव होगा क्योंकि जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन ना रह के वेव एंड पार्टिकल दोनों रहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सप्लेन करेंगे उसको हम वेव नेचर के बेस पर नहीं कर सकते। उसको अगर एक्सप्लेन करना तो किस बेस पर करना पड़ेगा? पार्टिकल का मतलब और माइक्रोस्कोपिक लेवल में एनर्जी क्वांटाइज होता है, लगातार नहीं होता। जैसे डेली लाइफ में हर चीज लगातार पीछे आती है, कंटिन्यूअस। लेकिन क्वांटम लेवल पर जो एटम्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स होता है, वो डिस्क्रीट लेवल होता है। इसलिए यहाँ पर जो टनलिंग हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के वेव बिहेवियर की वजह से हो रहा है कि कुछ इलेक्ट्रॉन, जैसे लाखों या इलेक्ट्रॉन है तो सब इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन या एरिया के थ्रू टनल हो जाते हैं। इस काम के लिए 1973 में भी नोबेल प्राइज मिला था, इसका नाम था जोसेफसन। और अभी 2025 में भी जिनको मिला, उन्होंने क्या किया, उनको मिला किस बात पे? क्योंकि क्वांटम लेवल पे चीजों को प्रैक्टिकली अगर अप्लाई करना है तो अभी जिनको नोबेल प्राइज मिला, हाँ ये इनको जो नोबेल प्राइज मिला है, इनका काम जो है आज से 70 साल पहले जो काम करे गए थे उसी काम को उन्होंने आगे बढ़ाया है ना। इन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकली 10 mm का एक पिक्स उन्होंने लिया और वहां पर उन्होंने जो क्वांटम लेवल पर चीजों को प्रैक्टिकली करके दिखाया मैक्रोस्कोपिक लेवल में, जो पहले पॉसिबल नहीं था। क्वांटम जो फिजिक्स है या जो सूक्ष्म जगत का जो विज्ञान है वो हमारे डेली लाइफ में लगता नहीं। तो यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, जिस काम के लिए मिला है, क्योंकि पहली बार क्वांटम जो माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीजें हैं
उनको मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े स्तर पर थोड़ा सा करने का प्रयास किया गया। आने वाले समय में जो भी होगा क्वांटम एज ही होगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक खत्म हो गया। आज किसी को रिकॉर्ड प्लेयर मिलता है क्या घूमने वाला? किसी बात है रिकॉर्ड प्लेयर मिलेगा? आप घूमोगे धीरे धीरे तो दौर चला गया, वो डिजिटल एरिया है। तो आने वाला जो एरा है वो है क्वांटम क्या है। और ये सब आप क्लास 11 12 में पढ़ते हो, केमिस्ट्री फिजिक्स में ज्यादा पढ़ते हो, वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक फैक्ट। ये देखते हैं तो आप सभी लोग उसको अच्छे से पढ़िए, तब आपको क्वांटम फिनोमेना समझ में आएगा। अदरवाइज जो भी आज मैं जहां खड़ा हूं उसके लिए बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है ना, जो आज इनको नोबेल प्राइज मिला 2025 में। ऐसा नहीं आज इन्होंने रातों रात कर दिया, पीछे जो काम हो उसी काम को उन्होंने आगे बढ़ाया। यही है विज्ञान, यही है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो बच्चों के मन में पूछ सकते हैं। किसी के मन में अगर इसके बारे में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई मन में कोई है पूछ सकते हैं। क्वांटम यानी स्मॉल स्केल, क्लासिकल यानी बड़ा स्केल। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो क्लासिकल देश में बहुत बड़ा स्कूल है। एक क्वांटम दुनिया में स्केल बहुत छोटा होता है, वो नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, फेमटोमीटर में उसके बनता है। ठीक है, तो पूछ रहा है तो पूरी टीम बात सामने आ जाएगी, क्वेश्चंस कॉमन रहेंगे, इनमें से कोई भी आंसर कर पाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़े तो बहुत मतलब एंशिएंट टाइम से जो डेवलपमेंट्स हुए, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, फिर सुपर कंडक्टर्स का जो कंसेप्ट आया, वो सब से जो चेंजेस सोसाइटी में हुए, वो सारा कुछ चीजें हम लोग प्रैक्टिकली बहुत हद तक महसूस किए देखे। अभी मैक्रोस्कोपिक टनलिंग होने के बाद टेक्नोलॉजी या जो डिस्कवरीज होंगे, जो इन्वेंशंस होंगे, वो व्यवहारिक जीवन को सरलता में कैसे इफेक्ट करेंगे? कौन सी चीजें आएंगी जिससे हम लोगों को मदद करेंगे? हाँ सर, ये आपने जो पूछा है, ये जो उनको नोबेल प्राइज मिला 2025 का, इन्होंने क्वांटम जो फिनोमेना है बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल में ही होता है, उसके लिए उस लेवल तक जाना पड़ता था। पहली बार इन्होंने जिन साइंटिस्ट का नाम है, कई लोगों का नाम, उन्होंने एक व्यवहारिक तौर पर उन्होंने 10 mm का एक चिप बनाया, उसमें उन्होंने करंट शो करके दिखाया। उसमें उन्होंने सुपर कंडक्टिंग जंक्शन को जोड़कर वहां पर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल है उस लेवल में। हालांकि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और भी आना बचा हुआ है, लेकिन इस काम से ये पता चला कि जो चीजें स्मॉल स्केल में थी वो बड़े स्केल में हो सकती है। इसका दूसरा एप्लीकेशन है कि सन में जैसे आज हम लोग जिंदा है तो हम लोग सोचते हैं क्यों जिंदा है, बताइए। सन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, SUSIN, जुड़ने वाला काम, वो क्वांटम टनलिंग के थ्रू हो रहा है। शायद बहुत कम लोगों को मालूम है। सन में प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो वो नजदीक नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उनकी एनर्जी से कम है, लेकिन टनल करके जुड़ जाते हैं। तो सन में जो एनर्जी है, जितने भी स्टार्स में जो एनर्जी है, वो क्वांटम टनलिंग का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे स्पीड है, उसका फुल फॉर्म होता है सुपर क्वांटम स्क्वायर, नाम उसका SQS, सुपर कंडक्टिंग नहीं, सुपर कंडक्टिंग अपना क्या बोलते हैं, क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस है ना। क्वांटम कंप्यूटर्स का सबसे बेहतरीन जो क्यूबिक बनाते हैं सर, क्यूबिक, लेकिन इसके बाद दिक्कत क्या आ रहा है कि ये सब चीजें बहुत ही लो टेम्परेचर पर करना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से -273 केल्विन यानी 0 से बहुत नीचे लेवल में जाना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग आ रहा है जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के लिए। तो वो तो अगर दूर हो जाएगा तो आने वाले समय में आपका बल्ब जो है वायर के थ्रू नहीं होगा, सुपर कंडक्टिंग वायर के थ्रू होगा। एक बार अगर आपने चालू कर दिया लाइट तो बल्ब होगा ही नहीं, वो जलते ही रहेगा विदाउट एनी एनर्जी लॉस। ये सब आने वाला है, सुपर कंडक्टिंग जो क्वांटम लेवल पर जो चीजें होती है उनका एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ में दिखने वाला लेवल पर। अभी नासा ने जो कंप्यूटर बनाया है वो इसी क्वांटम टनलिंग के थ्रू है। मेरा इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था उसका आपके आंसर से वो लगभग इनिशिएट हो गया है। मैं ये अगला क्वेश्चन ये था, ये पूछना चाह रहा था कि पहले हम लोगों के पास जो भी लैंग्वेजेस थे, बाइनरी लैंग्वेज
अब इन सब का यूज करके भी ठीक ठाक फास्ट कंप्यूटर्स थे। क्वांटम क्लासिकल फिजिक्स से भी ठीक ठाक डेवलपमेंट्स हो गए थे, एआई वगैरह भी आ गए। क्वांटम से चीजें बहुत फास्ट हो गई। वो एग्जैक्ट प्रिंसिपल जस्ट आपने अभी जो जवाब दिया उसमें शुरुआत हुआ था, वो थोड़ा सा इन डेप्थ डिटेल में हमको अगर बता देते तो कि एग्जैक्टली प्रिंसिपल क्या है वो क्वांटम मैकेनिक्स का, जिससे चीजें फास्ट हो जाती है। जी बहुत बढ़िया। क्या होता है कि जब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर रहे थे, जब वो जो इस फैक्टर पे कर्व को स्टडी कर रहे थे तो उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो उस समय हमारे पास जो अवेलेबल जो कॉन्सेप्ट था वो क्लासिकल फिजिक्स था। क्लासिकल फिजिक्स में ये बोला जाता है कि एनर्जी कंटिन्यूअस होती है। एनर्जी कैसी होती है? नदी की धार ऐसी होती है, जिस बहती नहीं है नदी, कंटिन्यूअस फ्लो होता है। लेकिन उसको एज्यूम करके हम उस कर्व को एक्सटेंड नहीं कर पा रहे थे। तब मैक्स प्लैंक ने मजबूरी में बेचारे बेबस थे, हालांकि उसकी इच्छा नहीं थी, उन्होंने एक फार्मूला दिया कि माइक्रोस्कोपिक लेवल में एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती बल्कि डिस्क्रीट होती है, खंड खंड होती है, एनर्जी बंडल्स में होती है। तब जाके ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सप्लेनेशन हुआ। फिर उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1901 और 4 के बीच जब फोटो इलेक्ट्रिक फैक्ट, यानी जब लाइट किसी मेटल पर इंसिडेंट होता है तो लाइट को अगर आप वेव मानोगे, क्लासिकली वेव मानोगे, यू कैन नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक फैक्ट। तो हमको लाइट को मानना पड़ेगा पार्टिकल, फोटॉन। अगर हम लाइट को क्लासिकल तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे तो आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए नए आइडियाज की जरूरत पड़ती है, जिसमें मैक्स प्लैंक का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। ही वाज द पायनियर ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। मैक्स प्लैंक, हाइजेनबर्ग, ऑगी, ये ऐसे नाम है जिनके बिना जो है पूरा क्वांटम मैकेनिक्स अधूरा है। और आगे जो भी काम होगा उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है, उन्हीं के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है ना। और